नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पर ग्राम समाज एवं विकास में पार्ट नंबर 7 करेंगे हम लोग। पार्ट नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे गरीबी उपशमन कार्यक्रम, और इसमें सबसे पहले प्रस्तावना में देखेंगे भारत में गरीबी कैसे कैसे रही है और इससे संबंधित कई सारी कमिटीज़ हैं, वो हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। और विकास संबंधी अंतःक्षेपों की आवश्यकता क्यों है, तो इसको भी देख लेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले कि भारत में ग्राम विकास को मुख्यतः गरीबी उन्मूलन नीतियों के संदर्भ में पहचाना जाता है, क्योंकि ग्रामों में निर्धनता ज़्यादा है, एक तो ये कारण है। और भारत की काफ़ी सारी आबादी जो है ग्रामों में निवास कर रही थी तब। अर्बनाइजेशन का स्तर आज की डेट तक भी 40% नहीं क्रॉस कर पाया है। तो शायद विश्व की किसी और देश ने गरीबी उन्मूलन पर इतना अधिक समय और संसाधन निवेश नहीं किए होंगे जितना भारत ने किया है पास्ट में, और अभी भी करने की ज़रूरत है। ठीक है। और साथ ही साथ ये भी एक फैक्ट है कि इतना ज़्यादा निवेश करने के बाद भी सफलता हमको नहीं हाथ लग रही है। इसमें कई सारी स्कीम्स है, कई सारी स्कीम फेल हुई, और आगे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें एक आंकड़ा दिया गया है कि 25 वर्ष से भी अधिक समय से, यानी कि 1973-74 से अगर हम देखें 1999 से 2000 तक, तो गरीबी अनुपात यानी कि कुल आबादी में गरीबी की प्रतिशतता 55% से घटकर 27% तक पहुँच पाई है। ठीक है, ये एक पुराना डेटा है। उसके बाद ही हमको क्यों ज़रूरत है यहाँ पर ग्राम विकास कार्यक्रमों की क्यों ज़रूरत है, गरीबी उन्मूलन से जुड़े ही क्यों हैं ग्राम विकास कार्यक्रम। तो पहला ये फैक्ट है कि गांधी जी कहा करते थे कि भारत गाँवों में बसता है और गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो शुरू में थ्योरीज आई थी या फिर जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी आज़ादी के समय में, वो ट्रिकल डाउन प्रभाव पर आधारित थी। उसमें सोचा गया था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट से जो है पॉवर्टी एलिवेशन धीरे धीरे होगा और गरीबी की समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उससे पहले ट्रिकल डाउन प्रभाव क्या है बहुत शॉर्ट में आपको समझा देते हैं। ट्रिकल डाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कार्टून मिला है यहाँ पर नेट पर, इससे आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। इसको अभी इग्नोर करिए। अभी आप ये देखिए कि ट्रिकल डाउन प्रभाव इसमें बिलीव करता है कि ये वेल्थ है, ठीक है, और ये जो है आपके लार्ज बिजनेस हैं, ठीक है। तो अगर ये ग्रो करेंगे तो कहीं ना कहीं जो एकदम निचले स्तर पर, जो ज़मीनी स्तर पर जो पॉपुलेशन है, इनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। अगर इस बड़ी बोतल से बड़े गिलास में शैंपेन गिर रही है तो कहीं ना कहीं बाहर आकर ये यहाँ छलकेगी, यहाँ से यहाँ छलकेगी, और कहीं ना कहीं निचले तबके को भी फ़ायदा होगा, ऐसा माना जाता है ट्रिकल डाउन में। यानी कि अगर लार्ज बिजनेस ग्रो करेंगे और लगातार ग्रोथ होगी तो ग्रोथ जो है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाता है ट्रिकल डाउन में पॉवर्टी एलिवेशन के, क्योंकि अगर ग्रोथ होती रहेगी तो कभी ना कभी पॉवर्टी एलिवेशन जरूर होगा, गरीबी जरूर कम होगी, ऐसा मान करके चलते हैं ट्रिकल डाउन में। लेकिन भारत में ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं चली, नहीं सक्सेसफुल हुई। उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहली बात है कि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और ट्रिकल डाउन थ्योरी आधारित है द्वितीय क्षेत्र के बिजनेस पर। ठीक है, उद्योग और सेवा क्षेत्र अगर तेजी से ग्रो करते हैं तो ट्रिकल डाउन सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ पर पूरी पूरी आबादी ही आज की डेट तक भी काफ़ी हद तक कृषि प्रधान है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 1/4 से कम अनुदान है कृषि का, लेकिन इसमें ग्रामीण कार्यबल का 70% से अधिक कार्यरत था। ठीक है, उस समय तक भी। आज की डेट में भी हम देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स यही सेक्टर अवशोषित करता है आज भी। ठीक है, कितना है ये? 19.9% है 2020-21 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार कृषि का जीडीपी में कुल मिलाकर कंट्रीब्यूशन। ये अभी तक आप याद रख सकते हैं जब तक ऑफिशियल आपका 2021-22 का इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता या फिर उससे रिलेटेड डेटा नहीं रिलीज होता है। ठीक है, लगभग 80 से अधिक प्रतिशत किसान जो है छोटे और सीमांत खेत यानी कि 2 हेक्टेयर से कम है, जिनके खेत, उनको सीमांत खेत कहा जाता है, सीमांत किसान कहा जाता है। और उनमें से अधिकांश जीवन निर्वाह के लिए खेती करते हैं, यानी कि सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग कृषि श्रम पर ही निर्भर हैं। इसमें अधिकतर लोग समाज के कमजोर वर्ग से होते हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन से होते हैं, जिनकी कृषि को विकसित करने वाले विविध संसाधनों तक कम पहुंच होती है। जो मार्जिनलाइज्ड है उसको आज के समय में तो सरकार क्लेम कर रही है कि उसको हर तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बना रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। ऋण मिलना बहुत ही मुश्किल था मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल को। तो भूमि माप के हिसाब से जो लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस आया था उसके हिसाब से वर्गीकरण देख लेते हैं, काफ़ी जरूरी है। अभी हमने जो आपको सीमांत लघु के बारे में बताया, तो ये कैसे इसको वर्गीकरण करते हैं, इससे भी सवाल आ सकता है हमारे एग्जाम में। जैसे आरओ पेपर में आया था, सीमांत किसान किसे बोलते हैं? जिसकी भूमि जो है 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, और उसका हिस्सा कितना है भारत में टोटल होल्डिंग का? तो जितनी भी जोतें हैं भारत में उसका 68.45% जो है वो सीमांत जोतों का या फिर सीमांत किसानों का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत में सीमांत किसान कितने ज़्यादा हैं।
फिर उसके बाद लघु 17.62% है, तो 80% से ज़्यादा यानी करीब 85% हो रहा है, 85-86 लघु और सीमांत हैं कुल मिलाकर। यानी भारत में बड़े किसान, मझोले किसान बहुत कम हैं। ठीक है, मतलब बड़े किसान, मझोले किसान हैं तो ठीक है, लेकिन भूमि की अगर हम बात कर लें, जोतों की बात कर लें, तो ऐसी जोतें जो सीमांत जोतें या फिर लघु जोतें, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम बात कर लें कि एरिया वाइज अगर बात कर लें, तो भारत में कुल मिलाकर 24.03% सीमांत जोते हैं, और एरिया के हिसाब से लघु जोते हैं 22.91%। फिर उसके बाद उप मझोले जो जोत हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर 23.84% पे, मझोले आ जाएंगे 20.16 पे, और बड़े किसान यहाँ पर या फिर बड़ी जोतें जो हैं 9.0507 हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि भारत में आज भी सीमांत और लघु जोत कितने ज़्यादा हैं, और वैसे परसेंटेज वाइज भी जो है लघु और सीमांत किसान कितने ज़्यादा हैं। यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि सीमांत में लेस देन 1 हेक्टेयर है, लघु में जो है 1 से 2 हेक्टेयर है। उप मझोले किसान किसको कहेंगे? जिनकी होल्डिंग कैटेगरी 2 से 4 हेक्टेयर की है। मझोला कहेंगे 4 से 10 हेक्टेयर वालों को, 10 हेक्टेयर से ऊपर जिनकी जोत है उनको बड़े किसान बोलेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पेपर में इससे सवाल आया था, फार्मर विच हैज़ लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर। तो 1 से 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? लघु कृषक बोलते हैं। ठीक है, लघु किसान या लघु कृषक। उसके बाद ये एक फिगर महत्वपूर्ण है कि एवरेज टोटल जो है एग्रीकल्चर सेंसस लास्ट के हिसाब से एवरेज लैंड होल्डिंग भारत में साइज़ कितना है? एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज़ जो है भारत में 1.08 हेक्टेयर है। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, 1.08 हेक्टेयर, ये अभी आया था अभी हाल के एक पेपर में कि भारत में एवरेज लैंड होल्डिंग का साइज़ कितना है? 1.08 हेक्टेयर। तो करीब 85% के पास छोटे और सीमांत जोत या खेत हैं, ये हमने आपको बताया अभी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर और साक्षरता की कमी जो कि लगातार रही है भारत में, उसने विकास प्रक्रिया को बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ था। स्कीम्स आ रही थी लेकिन लोगों के पास इतनी जागरूकता नहीं थी कि उसका लाभ कैसे लिया जाए, लाभ बिचौलियों ने लिया। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की रफ्तार काफ़ी धीमी रही है भारत में, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के पहले तो बहुत ही धीमी रही है। और गैर कृषि क्षेत्र की कृषि से अतिरिक्त श्रम शक्ति को रोजगार देने में असमर्थता देखी गई है। हालांकि द्वितीय क्षेत्र ने ग्रो किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात कर लें आज़ादी के बाद, लेकिन उसमें इतनी क्षमता नहीं थी कि इतनी बड़ी श्रम बल को जो है रोजगार दे सके। इसके साथ ट्रिकल डाउन प्रभाव जो है प्रभावी नहीं रहा, केवल शहरी क्षेत्र तक ही इसका कुछ प्रभाव देखा गया था। भारत में निर्धनता के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम पहले भी बता चुके हैं। इसमें सिर गणना विधि का प्रयोग होता है और किन किन विधियों का प्रयोग होता है हम बता चुके हैं आपको। इसको निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा एनएसएसओ का डेटा यूज़ करते हुए नीति आयोग। नीति आयोग ऑप्शन में ना दिया हो तो आप सिंपली जो है एनएसएसओ चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अगर आ जाए एग्जाम में और नीति आयोग दिया हो तो आप उसे चूज़ करेंगे, लेकिन वो भी एनएसएसओ का ही डेटा यूज़ करते हैं गरीबी आकलन में। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में बात कर लेते हैं। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में कई सारे कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम देखेंगे। उससे पहले 3 प्रमुख श्रेणियों में ग्रामीण निर्धनों को बांटा जा सकता है, वो है भूधारक, दक्ष या कुशल, या भूमिहीन और अकुशल। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को ये सबसे पहला प्रयास माना जा सकता है जिसमें कुल मिलाकर एक रूरल डेवलपमेंट की अवधारणा आई थी और एक समेकित विकास करने की सोच यहाँ से डेवलप हुई थी। 2 अक्टूबर 1952 से जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आरंभिक अवस्था में इसमें कृषि आधारभूत संरचना, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने पर फोकस किया गया था। एक समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया था और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को इंक्लूड करने की कोशिश की गई थी। जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, ग्रामीण आबादी, श्रेणी वर्ग सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया था। बाकी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के सारे फीचर्स और इन सभी स्कीम्स के कई सारे हाईलाइट्स अभी हम लिस्ट के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्रोनोलॉजी वाइज इसको चलने देते हैं। 1960 के दशक में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हो रहा था तो खाद्यान्न की समस्या से देश जो है जूझ रहा था। अब ऐसा क्यों था? कई सारे कारण थे। सीनो इंडिया वॉर आप ले लीजिए, पाकिस्तान के साथ टेंशन्स रही 60s में, वो ले लीजिए आप। तो इस प्रकार संपूर्ण ग्राम विकास के प्रयासों को कृषि विकास की ओर मोड़ा गया था कि ग्राम विकास तभी हो सकता है जब कृषि का विकास होगा। कृषि विकास होना जरूरी है क्योंकि खाद्यान्न की समस्या है, लोग पहले अपने को सस्टेन करें तभी आगे जो है अपना विकास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जब कृषि विकास की ओर ग्राम विकास का रुख मोड़ा तो हरित क्रांति के रूप में एक काफ़ी सफलता भी मिली हमें। ठीक है, देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी लगभग प्राप्त की, लेकिन अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ इतने ही थे जितने अभी हमने बताया। कई सारे इसमें नुकसान हुए थे। नुकसान ये थे कि छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति से लगभग कोई लाभ नहीं पहुंचा था, वे गरीब के गरीब ही रहे थे। कृषि विकास का लाभ खेतीहर मजदूरों को बिल्कुल नहीं हुआ था। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों के आगमन से कल कारखानों द्वारा जो औजार वगैरह बनाए जाते थे, बड़ी संख्या में उनको घाटा हुआ, और मतलब औजार बनाने वालों को। और फिर ग्रामीण कारीगर बेरोजगार हो गए थे क्योंकि वो जो है इन्हीं औजारों का उपयोग करके काम करते थे और मशीनरी ने उनको रिप्लेस कर दिया था। तो कई जगह मतलब आत्मनिर्भरता हमने प्राप्त की, जहाँ पर जलवायु अच्छी थी, जहाँ पर जो है किसान सक्षम थे, उन लोगों ने तो लाभ प्राप्त किया, लेकिन खेतीहर मजदूर जो है और भी बेरोजगार और भी कमज़ोर होते गए इससे।
समग्र रूप से ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि गरीब और अमीर के बीच खाई स्पष्ट रूप से नजर आने लगी। इसमें पुअर और मतलब कह सकते हैं रिच में डिवाइड एक बार फिर से आपको देखने को मिलने लगा, क्योंकि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आधारित था हाई यील्ड वेराइटीज़ पर और हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ पर उस समय के हिसाब से, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। जिनके पास अच्छी जो होता है, जिनके पास संसाधन है, वो तो कर सकते थे, उन्होंने किया और फ़ायदा लिया इसको, और उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों को खासा फ़ायदा हुआ, वो सब हम भी देखेंगे। इसमें कुछ कारण क्या रहे कि मतलब कि सभी को लाभ नहीं पहुंच पाया। सबसे पहली बात तो आधुनिक ढंग से होने वाली खेती अधिक लागत की थी, सभी के पास इतने संसाधन नहीं थे कि ये जो है आधुनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर सके। छोटे और सीमांत किसानों को उस समय ऋण की भी कोई सुविधा नहीं थी, क्योंकि आप जान रहे हैं 60s चल रहा था और ऐसी कोई सुविधा या स्कीम नहीं आई थी जिससे ऋण ऋण मिल सके। ये सारी स्कीम जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी जिसमें ऋण की बात की जा रही है, वो हरित क्रांति के बाद की हैं। तो इस वजह से आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों का प्रयोग नहीं कर सकते थे लघु और सीमांत किसान, इस तरीके से लाभ नहीं उठा पाए। हरित क्रांति के लिए कृषि अनुकूल जलवायु चाहिए होती थी, जो कि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित थी भारत में, जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया। लेकिन कई सारे क्षेत्र जो विषम परिस्थितियों में थे, पहाड़ी क्षेत्र हो गए, इन सबसे हरित क्रांति के लाभ अछूते रहे, उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। गहन कृषि में श्रमिकों की खपत जो है अधिक होती है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट का टाइम चल रहा था उस समय भारत में, ठीक है, परिवार नियोजन सब चल रहा था, लेकिन जनसंख्या विस्फोट का टाइम चल रहा था उस समय। श्रम बाजार में श्रम शक्ति की आपूर्ति की तुलना में बहुत कम श्रमिकों को रोजगार मिल पा रहा था, ठीक है। नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लें तो कोई बहुत प्रशंसनीय वृद्धि उस समय तक नहीं हुई थी कि जितनी भी मतलब बची हुई जनसंख्या के लोग हैं वो एग्रीकल्चर छोड़ करके अदर फील्ड में चले जाएं, ऐसा नहीं संभव था। कारीगरों की कुशलता को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया गया, सीधे मशीनरी इंट्रोड्यूस कर दी गई। जो अफोर्ड कर सकते थे उनको लाभ हुआ, बाकी जो है कुल मिलाकर के हानि हुई। जो जो कुशल श्रमिक थे या फिर जिनका काम होता था, जो औजारों से काम करते थे हाथ से, अब उनको रिप्लेस कर दिया था मशीनरी ने, तो एक तरीके से उनको घाटा हुआ कारीगरों को। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जहाँ पर कई जगह फ़ायदे पहुँचाए भारतीय इकोनॉमी को, और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर काफ़ी लोगों को नुकसान भी पहुँचाया था, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो हरित क्रांति से काफ़ी विकास हुए, लेकिन काफ़ी कुप्रभाव भी हुए। अब कुप्रभाव से निपटना किसका काम था? सरकार का। सरकार ने क्या किया कि ग्राम विकास कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पूरी जो है जारी की। श्रृंखला में कई सारी योजनाएं आई, कई सारी योजनाएं ऐसी आई कि एक ही तरह की लगने लगी, उनके लाभार्थी वर्ग एक ही थे, उनकी जो मतलब ऑब्जेक्टिव्स थे वो सिमिलर थे, तो कई सारी स्कीमें एक दूसरे में मिलाई गई, ठीक है। तो एकदम से हम एकदम बैक से शुरू करेंगे, और फिर जो हमने पिछले वीडियो में स्कीम्स डिस्कस की हैं उनके बनने में से पहले कौन कौन सी योजनाएं आई थी और कौन कौन सी वो योजनाएं मर्ज हुई, कब कब मर्ज हुई, किस ईयर में, और जिसकी परिणति एक बड़ी योजना के रूप में हुई, एक वृहद योजना के रूप में हुई, जो हमने पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस बीच, जहाँ पर हम स्कीम्स डिस्कस करेंगे, कौन सी स्कीम किस में मर्ज हुई और किसका क्या ऑब्जेक्टिव था। तो अब हम शुरुआत करेंगे पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन से। ग्रीन रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ एकदम फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ध्यान दिया गया कि जिन लोगों को ग्रीन रिवॉल्यूशन से फ़ायदा नहीं हुआ, यानी कि छोटे और सीमांत किसान, लघु या सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर, ग्रामीण काश्तकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसमें 1973-74 में शुरू किया गया था इन लोगों पर फोकस करते हुए कार्यक्रम, जिसका नाम था लघु किसान विकास एजेंसी, ठीक। 1974-75 में यानी एक वर्ष बाद ही सीमांत किसान और खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए सीमांत किसान और खेतिहर मजदूर विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया, ठीक। अब दोनों कार्यक्रम एक ही समान थे, इस वजह से इन दोनों को मर्ज करके 1976 में लघु किसान विकास एजेंसी बना दिया गया, ठीक। ये दो बातें हो गई, मतलब पहले एक एजेंसी बनी, एक फिर दूसरी बनी, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, तो 1976 में लघु किसान विकास एजेंसी बनी, जिसका लक्ष्य था सीमांत किसान, लघु किसान और खेतिहर मजदूरों को शामिल करना। गांव में रहने वाले दैनिक मजदूरी पर आश्रित गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 1974-75 में क्रैश रोजगार कार्यक्रम कुछ चुने हुए जिलों में शुरू किया गया था, और इसके बाद प्रायोगिक सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको PIREP बोला गया था, इसको 1975-76 में शुरू किया गया था, ठीक। तो ये कुछ कार्यक्रम हो गए 1975-76 तक। उसके बाद हम विशेषता देख लेते हैं इन एजेंसीज की क्या थी। स्वरोजगार के लिए कार्यक्रम मुख्यतः परिसंपत्ति धारकों, दक्षता वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसमें फोकस किया गया था कि उन लोगों को लाभ पहुंचाएंगे जिनके पास शारीरिक श्रम करने की क्षमता है, लेकिन आय का और कोई भी स्रोत नहीं है और ना ही कोई कुशलता वो जानते हैं। 1978-79 में लघु किसान विकास एजेंसी और अन्य सभी कार्यक्रमों के लाभार्थी मूलक घटकों को आपस में मिलाकर के समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। 78-79 है, लेकिन जब हमसे लॉन्च डेट पूछेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? तो हम लगाएंगे 1980, क्योंकि सारे खंडों में या फिर संपूर्ण भारत में लगभग 1980 में शुरू किया गया था, एक वर्ष बाद, ठीक। वैसे तो 78-79 के दौरान आ गया था, लेकिन 1980 में 2 अक्टूबर 1980 से समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम देश के सभी ब्लॉक्स में फैला दिया गया था, और 1977 में जो काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया था उसको भी जो है इसमें
आगे बढ़ाया गया था और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो 1980 में आया था उसमें शामिल कर दिया गया था काम के बदले अनाज कार्यक्रम को। एक काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1970 का है और एक मनमोहन सिंह की सरकार में भी आया था। वो कब आया था आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि जब हम ये सारी पुरानी स्कीम्स डिस्कस कर लेंगे, नई भी करेंगे, लेकिन अभी आप ट्राई करिए। एक तो 1970 का है, लेकिन एक मनमोहन सरकार में भी आया था पोस्ट 2000 सन के बाद आया था। वो कब आया था आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो काम के बदले अनाज कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो 1980 में आया था उसके साथ चल रहा था। ठीक, और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम आ चुका था 2 अक्टूबर 1980 से। उसके बाद अब ये देखा गया कि हमने जो है लघु किसान काश्तकारों को और छोटे किसानों को तो देख लिया, अब ग्रामीण कारीगरों का क्या होगा जो औजार वगैरह बनाते हैं या फिर जो दूसरा काम करते हैं, तो उनका क्या होगा। तो उनके लिए भी एक स्कीम लानी जरूरी थी। और अकुशल लोग जो हैं वो अगर कारीगर बनना चाहते हैं तो उनके लिए स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसको शॉर्ट में जो हम लोग ट्राइसेम बोलते हैं, ये वर्ष 1979 में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक सब स्कीम के रूप में, सब प्रोग्राम के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और ट्राइसेम, इसके अंतर्गत 40% महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान पहले से ही था, लेकिन ये हुआ कि अब महिलाओं के लिए भी एक योजना लाई जाए। आप यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी भी महसूस कर रहे होंगे कि किसी भी लाभार्थी वर्ग को एक बार देखा तो उनके लिए नई योजना लॉन्च कर दी गई। एक ही योजना को या फिर पहले से चल रही योजना का दायरा बढ़ाने का विस्तार नहीं किया, मतलब प्रयास नहीं किया गया, या फिर बार बार पुरानी चल रही योजनाओं को बाद में आई योजना में मर्ज करने का प्रयास किया गया। मतलब कुल मिलाकर पॉलिसी मेकिंग में आप डिस्क्रिपेंसी यहाँ पर महसूस कर पा रहे होंगे इस पीरियड में। तो कुल मिलाकर अब महिलाओं के लिए भी एक नई योजना लॉन्च कर दी गई 1982-83 में, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जिसको जो है हम लोग डवाकरा योजना बोलते हैं, डवाकरा योजना लिखते हैं। इसके तहत देश के सभी जिलों को शामिल कर लिया गया था। डवाकरा योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन महिलाओं को समूह के रूप में संगठित करना था और उन्हें आय सृजित करने वाली गतिविधियों के माध्यम से स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिलवाना था। ठीक, उसके बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इसको हम लोग RLEGP बोलेंगे अब आगे से क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, तो RLEGP लॉन्च किया गया था 1983 में। ठीक, 1987 में वर्ष में देश का सर्वाधिक सूखाग्रस्त ईयर पड़ा था ये 1987 में, बहुत सूखा पड़ा था और छोटे और सीमांत किसान सर्वाधिक पीड़ित हुए थे इससे। तो अब मानसून की अनिश्चितताओं से बचाने के लिए उनको एक नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया गया। मतलब कोई भी समस्या देखी फिर नया कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, इसको जीवन धारा नाम दे दिया गया। इसमें 100% आर्थिक सहायता वाला ये कार्यक्रम था। इसमें मुख्यतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को जो है मिलेनियम वेल स्कीम, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो नाम दे दिया था। 10 लाख कुओं की योजना या फिर मिलेनियम वेल स्कीम नाम दे दिया गया था किसको, जो शुरुआत में जीवन धारा के नाम से स्कीम शुरू की गई थी। फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य देखे गए थे NREP के, यानी कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के, जिसको हमने अभी ऊपर बताया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। और दूसरी योजना है RLEGP यानी कि ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए, इसलिए ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार ने वर्ष 1989 में इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ने का निर्णय लिया और इसे जवाहर रोजगार योजना नाम दे दिया। ठीक, और ग्राम पंचायतों को इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। उसके बाद मजदूरी रोजगार प्रयासों की सहायता के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना यानी कि एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम लॉन्च की गई 1992-93 में। 1700 ऐसे खंडों में एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी कि सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की गई, जहां पर बेरोजगारी की भयंकर समस्या देखी जा रही थी। फिर उसके बाद जुलाई 1992 में ग्रामीण कारीगरों पर विशेष ध्यान देने के लिए और उनको स्वरोजगार दिलाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। इसको कहा गया ग्रामीण कारीगरों के लिए परिष्कृत औजार किट की आपूर्ति यानी कि सिट्रा। ठीक, सिट्रा SITRA। फिर उसके बाद 1994-95 में गंगा कल्याण योजना के नाम से एक लघु सिंचाई कार्यक्रम छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू किया गया और मिलेनियम वेल स्कीम के अंतर्गत जो लोग नहीं लाभ ले सकते थे उनके लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, गंगा कल्याण योजना। अब फिर वही बात मैंने आपको बताया कि पॉलिसी मेकिंग का अभाव, कि लोगों को लगा कि फिर अब जो भी लक्ष्य समूह है वो एक जैसा है। गंगा कल्याण योजना हम ले लें, सिट्रा ले लें, सुनिश्चित रोजगार योजना ले लें, या फिर हम ले लें ये आपके और पहले कार्यक्रम ग्रामीण मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम ले लें, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम मान लें, सभी के लाभार्थी तो लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, तो इसमें कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्या जो है इसमें सभी को लाभ दिया जाएगा कि 2-4 स्कीम का लाभ एक ही लाभार्थी ले सकता है कि नहीं ले सकता है। इसमें कई सारी फिर दिक्कतें आई। ठीक है, कठिनाइयाँ हुई। ये कठिनाइयाँ कैसे हुई थी? कठिनाइयाँ ये हुई थी कि बहुलता के कारण, यानी कि कार्यक्रम इतने ज़्यादा हो गए थे कि प्रभावशाली लोग गरीब परिवारों का हक मारने का काम करने लगे, क्योंकि गरीब लोग इतने जागरूक नहीं थे, ना ही स्पष्ट रूप से तब इतना मतलब
क्लैरिटी या ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आजकल लोग कहते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी जो है मुक्त मतलब कह सकते हैं विलीन होती जा रही है, या फिर जो भी आप आरोप लगाएं, भले ही वो मिथ के रूप में है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी शो करनी होती है सरकार को, अकाउंटेबिलिटी उनको मेंटेन करनी होती है, भले ही वो कितनी भी छद में या फिर कितनी भी कह सकते हैं बोगस क्यों ना हो। लेकिन पहले ऐसे जो एक्ट के अभाव थे, सूचना का अधिकार अधिनियम वगैरह नहीं हुआ करता था, या फिर सरकार इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करती थी अपनी स्कीम की, या करती भी थी तो वो एक्सेसिबल नहीं थी लोगों को। ठीक है, तो ऐसा देखे जाने लगा कि घोस्ट बेनिफिशरीज क्रिएट किए जाने लगे। जो प्रभावशाली लोग थे वो गरीब लोगों का आइडेंटिटी कार्ड वगैरह लेकर के अपने को लाभ पहुंचाने लगे थे, क्योंकि सब काम पेपर वर्क पे होता था और इंस्पेक्टर राज पे सब चीज़ें होती थी। ठीक है, कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम रहे प्रभावशाली लोग, गरीब लोगों का नाम उसमें दे करके। ठीक, गरीब को कोई लाभ नहीं पहुंचा जमीनी स्तर पर। कार्यक्रमों में आर्थिक सहायता की पर्याप्त राशि शामिल थी, तो जाहिर सी बात है लोगों को लगा कि इसमें पैसे हड़पने का अच्छा स्कोप है। बिचौलिए हो गए, लोकल लीडर्स हो गए, इवन वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने भी लाभार्थियों के चयन में हस्तक्षेप किया और अपने लोगों के नाम उसमें डलवाए। अपात्र परिवारों के नाम उसमें जोड़े गए, और जो वाकई एलिजिबल थे और वाकई गरीब थे उनको लाभ नहीं देने दिया गया। समुचित नियोजन का अभाव था। बिल्कुल आप अभाव ऑब्वियसली नोटिस कर पा रहे हैं कि छोटी छोटी समस्या के लिए तुरंत ही एक स्कीम लॉन्च कर दी जाती है, लेकिन आगे की समस्या पर विचार नहीं किया जाता है। ठीक, ऋणों की वसूली में परेशानी होने लगी कि हर बार जो है सब्सिडी तो अनाउंस कर दी, घोस्ट बेनिफिशरीज जो है पैसे भी निकाल लाए दूसरों के नाम पर, लेकिन अब जब लोगों ने सिर्फ पैसा हड़पने के लिए निकाला, अपना कोई उनका प्लान था ही नहीं, प्लान जो भी सबमिट किया गया बैंक में वो बोगस था, तो ऋण लोग जो वापस करने नहीं जाते थे, बैंक तक ऋण वापस होकर नहीं पहुंचता था, तो उन्होंने अनिच्छा जाहिर की, अपने नॉर्म सख्त किए। तो जाहिर सी बात है फिर एलिजिबल बेनिफिशरीज के लिए भी वो नॉर्म सख्त हो गए और उनको लाभ नहीं मिल पाया सब्सिडी वगैरह का। लाभार्थियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को अब कहाँ बेचा जाए, ये भी समस्या थी, क्योंकि इस पर कोई भी स्पष्ट रूप से रणनीति नहीं बनाई गई कि जो भी परिसंपत्तियां क्रिएट की जाएंगी, या फिर उनको अगर ट्राइसम के तहत कुछ सिखाया जा रहा है तो उसका प्रयोग कहाँ पे करेंगे, या उनको रोजगार कौन देगा। कुछ ऐसे प्लेसमेंट वाले कोई भी सिस्टम नहीं अरेंज किए गए थे। ठीक है, तो आय सृजित करने वाली योजनाएं असफल रहीं। ठीक, तो ये सब कारक हुए। फिर ग्राम विकास मंत्रालय ने जो है स्वरोजगार और वेतन रोजगार कार्यक्रमों की एक रूपरेखा फिर से तैयार की, और इसके अनुसार जो चल रही पुरानी स्कीम्स थी उन सभी को मिला करके एक स्कीम बनाने का निर्णय लिया। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा था, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, डवाकरा और सिट्रा हो गई, मिलेनियम वेल स्कीम हो गई, गंगा कल्याण योजना हो गई। ठीक है, तो इन सबको मिला करके 6 योजनाओं को मिला करके एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसका क्या नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसके बारे में हम वीडियो नंबर 6 में बात कर चुके हैं। इसके सभी प्रावधानों के बारे में 1 अप्रैल 1999 शुरू की गई थी। जवाहर रोजगार योजना का नामकरण फिर से किया गया था, और इसको जो है फिर से शुरू किया गया था जवाहर ग्रामीण और स्वरोजगार योजना के नाम से। ठीक, अप्रैल 1999 में, लेकिन 2001 में फिर से इसमें परिवर्तन किया गया। 2001 में ये जो है जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम यानी कि सुनिश्चित रोजगार योजना जो चल रही थी उसको एक ही कार्यक्रम में मिला दिया गया, और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नाम रखा गया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो नंबर 6 में बात कर चुके हैं। भारत में ग्राम विकास का घटनाक्रम, ये क्रोनोलॉजी एक बार जरूर देखना आपको जरूरी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हुई थी, जैसे स्थानीय स्तर पर आधारभूत संरचना के बारे में बात की गई थी, यानी कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के बारे में बात की गई थी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात की गई थी। ठीक है, और जो है मानव संसाधन विकास पर भी बात की गई थी, और सामाजिक जीवन में स्फूर्ति लाना भी इससे संबंधित था। और कार्यक्रम सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्रों में यानी कि विकास खंडों में लागू किया गया था। ये 3-4 फीचर्स हैं, जरूरी हैं, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आ चुका है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या क्या शामिल था। ठीक, फिर भू सुधार जो है शुरू हुए थे, काश्तकारी सुधार, जमींदारी उन्मूलन, इनका हम अलग से पार्ट करेंगे। अभी ऊपरी तौर पर आप समझिए कि भू सुधारों का फेज़ क्या है, 1956 से 66 तक है। ठीक है, इसमें भूमि संगठन यानी कि चकबंदी, भूमिहीन गरीबों, सीमांत किसानों को भूमि का वितरण, और जो है कुल मिलाकर कंसोलिडेशन और बेनामी भूमि को रिडिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ें शामिल थीं। लेकिन ये नाम भर के लिए हुई थी। ये भूमि सुधार राज्य का विषय था, तो इस वजह से प्रारंभिक गति बहुत मंद रही थी। भूमि वितरण आशा से बहुत कम हुआ था, जिससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला था भूमिहीन लोगों को। लगभग वितरित भूमि जो है सीमांत और अनुत्पादक साबित हुई। छोटे काश्तकारों की स्थिति में खास परिवर्तन नहीं हुआ। 1990 तक हम लोग कह सकते हैं भू सुधारों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। उसके बाद कृषि विकास कार्यक्रम कौन कौन से हुए, जैसे गहन कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, गहन कृषि विकास कार्यक्रम, इनके बारे में हम भी आगे देखेंगे। उच्च उत्पादन वाले बीजों का कार्यक्रम, और इसी दौरान जो है 1947-48 में अधिक अन्न उपजाओ, जवाहरलाल नेहरू जब बने थे पहले प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। और सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था, बंगाल फेमाइन 1943 के बाद अंग्रेजों के समय, लेकिन रीस्ट्रक्चर्ड वे में 1947-48 में अधिक अन्न उपजाओ शुरू किया गया था। ठीक है, और उच्च उत्पादन वाले बीजों सिंचाई में वृद्धि से कृषि पैदावार और उत्पादकता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया था। ठीक,
फिर इसके बाद विशेष क्षेत्र ग्राम विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इनमें क्या क्या आ जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम आ जाएगी यहाँ पर। और इसमें पर्वतीय क्षेत्रों को पहली बार विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया था कि जो सारी योजनाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं उससे आगे बढ़ करके सोचना होगा अगर हम पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ नॉर्मल रीजन से, प्लेन रीजन से अलग थीं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम में क्या क्या शामिल था? पर्वतीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विकास का प्रबंधन कर आर्थिक विकास की गति को तेज करना। ठीक। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या था? ऐसी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे सूखा, मजदूरी, रोजगार की घोर कमी को दूर किया जा सके। इनके ईयर जो है आप जरूर देखते हुए चलिए, क्योंकि ईयर पूछे जा सकते हैं, इनको मैचिंग में लगाने को भी आ सकता है। सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम 73-74, पर्वतीय क्षेत्र विकास एजेंसी कार्यक्रम 1972, फिर कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974। ठीक है। इसमें सिंचाई की संभावनाओं को तीव्र और अधिकतम उपयोग कर कमजोर वर्ग पर जोर देते हुए कृषि फार्म विकास करना लक्ष्य था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का। मरुस्थल विकास कार्यक्रम ये था कि गर्म और शीत मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यावरण में सुधार लाया जाएगा और मरुस्थलीकरण को कम किया जाएगा। उसके बाद लघु कृषक विकास एजेंसी 1973 में आई, हमने बताया था सीमांत और खेतिहर मजदूरों के लिए आई थी। और सीमांत किसानों खेतिहर मजदूर विकास एजेंसी सीमांत किसानों खेतिहर मजदूरों के लिए आई थी। फिर उसके बाद समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था पिछली चल रही योजनाओं को मिला करके। समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम वो पहला कार्यक्रम हो सकता है जिसमें कृषि क्रियाकलापों के अलावा गैर कृषि क्रियाकलापों को भी इसमें शामिल किया गया। ये समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम जो आया था इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है कि 1974 में जो कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया था, इन सभी को आपस में मिला दिया गया था इसको लाने के लिए। ठीक है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास, ये डवाकरा योजना आई थी 1983 में। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था? समूह के रूप में महिलाओं को संगठित करना और उनकी दक्षता और क्रियाकलाप, उनकी दक्षता को बढ़ाना और उनको कुल मिलाकर एक्टिविटीज़ ऐसी करवाना जो उनका सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण कर सकें और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में संवर्धन कर सकें। फिर उसके बाद ट्राइसम है, स्वरोजगार में युवाओं का प्रशिक्षण। ट्राइसम जो है किससे एसोसिएटेड है? ये अभी जो है इस साल के ACF मेंस पेपर में पूछा गया था। ट्राइसम किससे संबंधित है? तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा? देखिए, ट्राइसम से यहाँ पर सवाल पूछा गया था अभी ACF मेंस पेपर में। ट्राइसम स्कीम इज रिलेटेड टू, ट्राइसम योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? रूरल यूथ डेवलपमेंट से, ग्रामीण युवा विकास से, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये सिट्रा स्कीम आई थी 1992 में। फिर गंगा कल्याण योजना, हमने आपको बताया कि मिलेनियम वेल स्कीम से जिसको लाभ नहीं मिल रहा था उनके लिए आई थी गंगा कल्याण योजना। ट्राइसम की लॉन्च डेट है 15 अगस्त 1979। ठीक है। फिर उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, हमने आपको बताया कि 6 लाभार्थी उन्मुख कार्यक्रमों को मर्ज किया गया था। उन 6 का नाम आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों में आ जाएंगे ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। ठीक है। 350 जिलों में कृषि के मंदी के समय 1000 खेतीहर मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए आई थी, ये क्रैश योजना थी 1971 की। फिर प्रायोगिक गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972 में आया था। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम, यह आया था 1970 में। हालांकि ये बहुत दिन तक आगे नहीं बढ़ सका था, इसमें कुछ संचालन में कमियां पाई गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारों के लिए लाभदायक रोजगार सृजित करना और उनकी आय और पोषण को बढ़ाना, ये लक्ष्य था यहाँ पर। काम के बदले अनाज कार्यक्रम नाम से पता चल रहा है, इसमें काम दिया जाना था और फिर बदले में उनको ग्रेन दिया जाना था। जवाहर रोजगार योजना 1989 की, NREP, ठीक है, और RLEGP, इन दोनों को मर्ज करके लाई गई थी। और इसमें केंद्रीय प्रायोजित योजना थी। इसमें जो ये कंट्रीब्यूशन था वो कैसे था? 80-20 का था। ठीक है। मतलब 80% केंद्र का हिस्सा, 20% राज्य का हिस्सा इस लागत में संपूर्ण देश में जवाहर रोजगार योजना को लागू किया गया था। उसके बाद इंटेंसिव जवाहर रोजगार योजना और नवीन जवाहर रोजगार योजना 1991 में गहन जवाहर रोजगार योजना को एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम में मिला दिया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी। 1983 में जो ये आपका ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया था, इसके घटक के रूप में पहले आई थी इंदिरा आवास योजना और फिर बाद में इसे जवाहर रोजगार योजना के रूप में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता द्वारा घर बनाने के लिए, मतलब उनको घर देने के लिए शुरू किया गया था। इंदिरा आवास योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का सहभाजन अनुपात कितना था? 75-25 का था। 75 हिस्सा केंद्र का और 25 राज्य का। 10 लाख कुओं की योजना 1998 में। मिलियन वेल स्कीम जो है ये आपकी 1998 में आई थी, 1988 में आई थी, ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है। और ये RLEGP के एक भाग के रूप में थे, फिर बाद में जवाहर रोजगार योजना का एक भाग बनी। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 100% आर्थिक सहायता से सिंचाई के लिए खुले कुएं प्रदान करना था। ठीक। सुनिश्चित रोजगार योजना आई थी यानी एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम 1993 में। अत्यधिक दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार की आवश्यकताओं को पूरा करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन कर प्रत्येक गरीब परिवार के 2 व्यक्तियों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करना एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम का लक्ष्य था। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना को मिलाकर का ये जो है स्कीम बनाई गई थी।
थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप 2-3 बार पढ़ेंगे, एग्जाम से पहले एक बार पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन सी स्कीम कब आई, किससे एसोसिएटेड है, किस में मर्ज हुई, कब मर्ज हुई और क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि जो भी आपने पढ़ा सुना है, जैसा चार्ट हमने बनाने की कोशिश की, आप भी ऐसा चार्ट जरूर बनाइए खुद से, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये याद हो पाएगा। फिर इसके बाद आ जाते हैं सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम।